बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। मेरा बिजली का बिल ज़्यादा है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हर किसी के ज़बान पर है जो पाकिस्तान में है कि जनाब किसी ने कहा मैंने सोलर लगाया हुआ है, फिर भी देखिए मेरे ऊपर इतने टैक्सेस पड़ रहे हैं। कोई कहता है कि भाई जब इतनी ज़्यादा सोलराइजेशन हो गई है हमारे मुल्क के अंदर तो फिर भी इतने लंबे चौड़े बिल क्यों आते हैं। कोई ये कहता है कि मैंने तो सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल किए, बिजली की कीमत सिर्फ 3,3500 रुपये बनती है, उसमें इतने ज़्यादा टैक्सेस ये क्यों लगाए जा रहे हैं। और ये एडवांस इनकम टैक्स और ये सब कुछ जो है ये इनको मैं कहाँ से क्लेम करूँगा। कहा तो जाता है कि जो टैक्स रिटर्न क्लेम करता है वो इसको जो फाइल करता है वो इसको क्लेम कर सकता है, लेकिन लोगों के ज़हनों में ये सवाल तो है। नेपरा ने फाइनली अलाउ कर दिया, हुकूमत ने कहा कि जी 25 मेगावाट तक अगर आपके पास सोलर सिस्टम है तो उसके लिए आपको किसी तरह के कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर है तो फिर क्या करना है, क्या मैंने कहीं जाना है अगर मेरे पास 30, 35, 40 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है कहीं, या ये एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर है उसके तहत ये सब कुछ होगा। यही सवाल है ना आपके जहनों में, ये सवाल मेरे जहन में भी है। और सवाल ये भी है कि भाई ये जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम अरबों डॉलर पे कर रहे होते हैं, सालों के अंदर हमने पे किए हैं और हर साल अरबों रुपए पे करने पड़ते हैं, ये इनसे जान कब छूटेगी। क्या इस बात की रिकग्निशन है कि ये गलत लगाए हुए मंसूबे थे। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी। इसको जानने के लिए, इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हम चलते हैं सरदार अवैस लगारी साहब की जानिब, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पावर, यानी वफाकी वज़ीर बराए तवानाई। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो जारी बात है, आम तौर पे तो लोगों को ये बिजली का बिल एक ऐसी चीज़ है, खुशी किसी को भी नहीं होती, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। लेकिन एक चीज़ चले, एक अच्छी खबर आपकी तरफ से आई जो कि मैंने फॉलो कर रहा था, आपने ट्वीट भी किया कि समहाउ आपने नेपरा के साथ कोई बातचीत करके नोटिफिकेशन इशू करवा दिया कि 25 किलोवाट तक अगर किसी का सोलर सिस्टम है तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये चले एक बहुत अच्छा हो गया, बट लोगों को थोड़ी एक कन्फ्यूजन ये है कि ये नेपरा लाइसेंस व्हाट डज इट बेसिकली इम्प्लाई, अप्लाई करना पड़ेगा कहीं पे जाकर वो कंज्यूमर को, या ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, कोई घर पे चलान आ जाएगा, क्या होगा? नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं। ये पहले से रिक्वायरमेंट थी, जो आज से 3, 4, 5 साल पहले रिक्वायरमेंट ख़त्म की गई थी 25 किलोवाट से नीचे वालों के लिए। अच्छा। इसमें कंज्यूमर्स को कुछ नहीं करना पड़ता। अगर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती भी सही तो जब आप अपने डिस्को के अंदर अप्लाई करते हैं, वही जो पेपर वर्क है अब हमने सारा ऑटोमेटेड कर लिया है, कागजी कार्रवाइयाँ ख़त्म कर दी हैं। तो ऑटोमेटिकली एक पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, वहाँ से वो चीज़ें हम लोग अपनी टेक्निकल अप्रूवल्स देने के बाद वो नेपरा को चली जाती हैं, नेपरा उसको अप्रूव करके वापस दे देता है और लाइसेंस ऑटोमेटिकली इशू हो जाता है। ये 25 किलोवाट से ऊपर वालों के लिए है, तो आपको कोई एज ए कंज्यूमर ना होना पड़ता। लेकिन फिर भी वो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट अभी नेपरा ने कल नहीं ख़त्म की, उन्होंने फीस की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर ली है। उन्होंने एक इश्तिहार निकाला है, उनकी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, 1 महीने के अंदर अंदर वो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएगी अगर उन्होंने उस हेयरिंग के बाद फैसला किया। लेकिन ये कंज्यूमर्स को कोई हर्ट नहीं करेगा, फ़ीस ख़त्म हो चुकी हुई है कल उनके फैसले के मुताबिक। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारी कंसिडरेशन को ड्यू अटेंशन दे के कर दिया। बट लगाई साहब, यानी कि 25 किलोवाट तक तो ख़त्म हो गई है, बट 25 प्लस 25 से ऊपर जिसका है उसको तो फिर को फ़ी पे करनी है ना जी। तो मैं वही जानना चाह रहा था उसका क्या प्रोसीजर है। लाइक जो कंज्यूमर है जिसके घर में लेट से 30-40 का कहीं लगा हुआ है, किसी और जगह लगा हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो अप्लाई करेगा डिस्को को, अप्लाई करेगा डिस्को को। एक खास जी पोर्टल अवेलेबल है सबके लिए अप्लाई करने के लिए, वहीं अब एप्लीकेशंस आती हैं। वो जब अप्लाई करेगा वो पोर्टल उसको प्रोसेस करेगा कि तुम जहाँ अप्लाई कर रहे हो वहाँ के ट्रांसफार्मर के अंदर जगह है, 80% से लोडेड, ज़्यादा तो नहीं है। जब उसकी टेक्निकल अप्रूवल हो जाएगी उसके भी हमने नंबर ऑफ डेज दिए हैं, कुछ 14-15 दिन है। 14-15 दिन के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली बल्कि उसी वक्त उसको बता देगा कि तुम अपने रेफरेंस नंबर को जो कर रहे हो, हमने तमाम मीटर्स को ट्रांसफार्मर्स के साथ टैग कर लिया हुआ है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। उसी वक्त आपको बता देगा आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर जगह नेट मीटरिंग की है नहीं है। उसके बाद वो जाएगा जी नेपरा में, नेपरा के पास 8-10 दिन है, वो उसकी अप्रूवल दे के दे देगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगी, आपका सिस्टम लग जाएगा। ठीक,
अच्छा, अब ज़रा इस तरफ आ जाए, जो एक जेन्युइन क्रिटिक जो इस वक्त हो रही है वो ऑब्वियसली ये एक जो लोड शेडिंग शुरू हुई और एक सिलसिला शुरू हुआ, उस पर जो एक आम क्रिटिसिज्म है वो आई वुड जस्ट कोट इट टू यू, वो आपके फॉर्मर कलीग्स में से हैं, यानी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो कहते हैं जी कि पावर सेक्टर में इस वक्त बड़ी मिसमैनेजमेंट है, लोड शेडिंग इसलिए की जा रही है कि बिजली की पैदावार ज़्यादा है और डिमांड कम है, और कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम नुकसान उठाते जा रहे हैं। तो ये बात ओवरऑल भी लोगों के जहनों में है कि आप ये जो टैक्सेशन का, इतनी ज़्यादा टैक्सेशन शामिल कर दी गई है बिजली के बिलों के अंदर। मैं देख रहा था आपकी जो कुछ इक्तिसादी उमूर की जो कायमा कमेटियाँ हैं वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतने हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कोई 3,3500 रुपये है, उसमें 6-7-8 हज़ार रुपया टैक्स डला हुआ है। क्या ये बाय डिमांड आपको गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट कह रही है जी बिकॉज ऑब्वियसली हमारा शॉर्टफॉल है टैक्सेशन का, तो यहाँ बिजली के बिलों में टैक्स लगाए जाए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट पीपल आर थिंकिंग कि आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट शायद इतनी नहीं है, आप टैक्सेस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सर उसमें 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप बिजली के बिल को उठा के देखें, एक होती है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जी, बिजली की कीमत है, FCS QTS अगर आप लाए होते हैं वो फुल रिकवरी के लिए होता है, एक कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद एक सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स आपको उसको एज ए सर्विस, हमारे पूरे मुल्क का कानून है, वो कंज्यूमर को उस बिजली की कीमत के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद जितने भी आपके जो फिर एक DSS का चार्ज है, वो आपकी सेक्युलर डेट की जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो है 3 रुपये 28 पैसे। उसके अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो सब एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, जो एज एडवांस्ड इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के तौर के ऊपर जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो लोग रिटर्न्स जमा करते हैं, जो नहीं करते उनको वो एडिशनल कॉस्ट पड़ी होती है। तो बेसिकली 18% का टैक्स है। और दूसरा मैं ये आपको बताऊं, बिल्कुल हमारी बिजली ज़रूर महंगी होगी, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर हमने 285 अरब रुपए का क्रॉस सब्सिडी का सारा बोझ इंडस्ट्री से हटा दिया है। 16 से 18 रुपए यूनिट बिजली इंडस्ट्री की कम हुई है, और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तकरीबन मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर मुख्तलिफ है, लेकिन मिनिमम तकरीबन 15% और मैक्सिमम तकरीबन कोई 85% प्राइसेस के अंदर रिडक्शन आई है हमारी पिछले 2 साल में। अभी भी हमने वो अचीव नहीं किया जो हम समझते हैं कि बिजली की कीमत इस हद तक नीचे आ जानी चाहिए, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर बड़ा क्लियर ट्रेंड है। आप कल का बिजली का बिल उठाएं, 2 साल पहले का उठाएं और आज का उठाएं, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट के अंदर क्लियर कट रिडक्शन दिखाई देगी। और ये एक फैक्ट है, आई वुड लाइक टू चैलेंज कि कोई बिल ऐसा 2 साल पहले का ले आएँ और अब का ले आएँ जिसके अंदर मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर अगर कमी ना आई हो, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स का एक और इशू है। आज आपके बिल का जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है, एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स का ओवरऑल टैक्सेस वगैरह के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ जी ताल्लुक है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 74% हैं, और वो आपकी एनर्जी कॉस्ट सस्ती है पाकिस्तान की इंटरनेशनली। हमारी तकरीबन 9 या 10 रुपए का यूनिट पड़ता है हमें जो बिजली पैदा करने का खर्चा है। प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट का और प्लांट्स रखने का खर्चा मुख्तलिफ है। अब आपको मैं परसों की मिसाल दूं, हमारी पीक रिक्वायरमेंट जो गई है वो 20,000 मेगावाट तक गई है, लेकिन एवरेज जो डिमांड थी हमारी पूरे दिन 24 घंटे में परसों की, वो तकरीबन कुछ 16,000 थी। तो 4,000 मेगावाट ऐसे प्लांट थे जो सारा दिन नहीं चले, लेकिन पीक के आवर्स के अंदर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जी चले, जो कि लोड शेडिंग ना करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोड शेडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, मुनीब भाई अगर आप इजाज़त दें 1 मिनट में मैं बताऊं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ दिन पहले ये जिक्र किया था। लोड शेडिंग हमारी पिछले दिनों में 6-7 साल के बाद इस पूरे सिस्टम में 2 वजूहात की वजह से हुई। गैस नहीं थी नंबर 1, नंबर 2 हमारी हाइडल पावर कम हुई। जिस दिन हाइडल पावर की अंदर इंप्रूवमेंट हुई, आपको याद है 2-3 दिन के लिए 7-8 घंटे बिजली गई थी, उसके बाद 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं गई लोड शेडिंग के अंदर। कल का पूरा जो 24 घंटे गुजरा है वहां आधे पौने घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई। आज रात को 2 बजे हमारा गैस का पूरा जो कार्गो है एक LNG का वो आ रहा है। कल से लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। तो ये बेसिकली एक वजूहात थी जो वॉर की वजह से इम्पैक्ट था, और हमारे सूबों ने पानी नहीं मांगा, हमारे इरसा की डिमांड नहीं थी, पानी रिलीज नहीं हुआ, हाइडल जो पावर थी वो कम थी, वो भी ना होती
हाइडल पावर का भी इफेक्ट ना आता अगर आपके पास एलएनजी के कार्गोज अवेलेबल होते। अच्छा, एक इशू यहाँ पर ये है कि देखिए आपने ख़ास तौर पर जब से ये दौर आपका शुरू हुआ, इट्स बीन 2 years, आपने सोलराइजेशन की या जो सारा सोलर नेटवर्क है उसकी रैशनलाइजेशन की बात की और गवर्नमेंट ने की टाइम एंड अगेन, आप भी करते रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी आपकी डिस्कशन हुई, वाइड स्प्रेड हुई, बड़ा उसका बैकलैश भी आया कि नहीं आपको तो इनकरेज आपने खुद किया है लोगों को कि सोलराइजेशन की तरफ जाएं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्या आप ये रिकग्नाइज तो कर रहे हैं ना कि जो आज आपको कैपेसिटी पेमेंट की मद में ये कॉस्ट पड़ रही है, ये टेक और पे वाला जो सारा फॉर्मूला था, ये गलत लगाए हुए मंसूबे थे। दैट्स वाई आज उसका ब्रांड चले, गवर्नमेंट तो फेस कर रही है, कंज्यूमर भी फेस कर रहा है। सोलराइजेशन बेतहाशा होने के बावजूद भी आज भी आपको मजबूरन वन वे और द अदर, व्हेन आई से आप, दैट मीन्स द गवर्नमेंट, आपको उस पर टैक्सेस भी लगाने पड़ रहे हैं, आपको उस पर लाइसेंसेस का एक चीज़ भी इशू करनी पड़ी है। ये इस बात की तो एक्नॉलेजमेंट है ना कि जो हमने बहुतात में पावर प्लांट्स लगा दिए या जो भी अरेंजमेंट किया वो एक एरोनियस अरेंजमेंट था, वो ठीक नहीं था। इसके 2 हिस्से हैं, कितने प्लांट्स लगवाए और किन शराइत पे लगवाए, तो इन दोनों हिस्सों को अलग अलग ले लें। कितने प्लांट्स लगवाए, उस वक्त 6% हमारी ग्रोथ रेट था मुल्क का, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 6% को अज्यूम करते हुए अगले 10-15 साल के लिए उस वक्त की हुकूमतें ने मंसूबे लगा दिए। ग्रोथ रेट कम हो गया, ग्रोथ रेट जब कम हुआ आपकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, उतनी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुई, वो आपकी कोविड की वजह से हुआ, इमरान खान की बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से हुआ, आपकी ग्रोथ बढ़ने के बजाय आपकी डिमांड श्रिंक हुई। एक तो ये वजह है कि वो उस फैसले को आप इन हाइंडसाइट गलत कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो ग्रोथ के फिगर्स आ रहे थे और अजम्पशंस थी उसकी बेसिस के ऊपर डिमांड को कैलकुलेट करके लगाया गया, डिमांड नीचे चली गई, ऊपर नहीं गई, कैपेसिटी आपकी अनयूटिलाइज्ड रहेगी जिसकी वजह से महंगी हो गई। दूसरा, ये प्लांट्स क्या गलत शराइत के ऊपर लगाए गए? उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था। चाइनीज हमारे भाई आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने वो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की। हमने उस वक्त अज्यूम किया कि डॉलर 100-125 रुपए का होगा जो कि था। अब वो 100 रुपए से जब 300 पे उठा तो उसकी सारी जो कॉस्ट 2 गुना बढ़ी, 3 गुना बढ़ी, वो कंज्यूमर्स के ऊपर रुपए की सूरत में आ गई। तो वहाँ रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से आपकी कीमत जो है कैपेसिटी चार्जेस के अंदर का बोझ तकरीबन 3 गुना बढ़ गया। ये दोनों मिसहैप्स हुए तो आज यही ज़रा सोचा जाता है कि गलत टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये इन्वेस्टमेंट्स हुई। डॉलर ने और रुपये ने हिट ली, डॉलर अप्रिशिएट हुआ वीज़ा वी रुपये, उसका सारा बोझ आया। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी समझने की ये है, आपको याद है लोग कहा करते थे कि साहिवाल का कोल प्लांट क्यों हुकूमत ने आके साहिवाल में लगाया, ये बड़ा गलत फैसला था, यहाँ कौन सी बिजली की ज़रूरत थी। आज अगर साहिवाल का प्लांट ना होता लोड सेंटर के अंदर जहाँ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स हैं और साउथ में लगा होता और ट्रांसमिशन की हम 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन डॉलर की ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ता, आज साहिवाल का प्लांट अगर ना होता तो आजकल के हालात के अंदर 2 घंटे आपकी बिजली पूरे पाकिस्तान के अंदर इजाफी हो रही होती। तो वो भी गलत प्रूव हुआ और ये बदकिस्मती है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी हुई, रुपया डी वैल्यू किया गया, उसकी वजह से बोझ बढ़ा और डिमांड नहीं बढ़ी। अब डिमांड हमारी बहुत अरसे के बाद, इस साल के पहले जो 9-10 महीने हैं उसमें तकरीबन 3% डिमांड का इजाफा हुआ है। ये ईवीज आएंगी, अब बिजली की कीमत कुछ कम हुई है, उसकी वजह से भी डिमांड ने पिकअप किया, इंडस्ट्रियल डिमांड ने। और अभी जो बैटरीज का इनकलाब आने वाला है, अगर उसके ऊपर अलग अगर आप सवाल करना चाहेंगे तो ठीक, वरना मैं अभी आपको बता दूं, लोग ये भी कहते थे कि जो सोलर नेट मीटरिंग की तुम रेगुलेशंस को चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से बैटरी आ जाएगी और भी नुकसान होगा। बैटरी आज पाकिस्तान के हक में है, बैटरी आपको ज़्यादा बेहतर जो आपकी कंजम्पशन का पूरा ग्राफ है वो क्रिएट करके देती है। बैटरी बेहतर इन्वेस्टमेंट है, ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि यूटिलिटी स्केल और इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। और हम समझते हैं कि बैटरी रेवोल्यूशन जो है अगले 2-3 साल में आने को है, उसकी वजह से ग्रिड के अंदर बेहतरी आएगी, बदतरी नहीं आएगी। बट एक इशू ये भी है कि चलिए आप कह रहे हैं इस पे बेहतरी आएगी, बट
विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचुरली जब रिलायंस कम होगी नेशनल ग्रिड के ऊपर, लोग बैटरीज भी इस्तेमाल करेंगे, सोलर पहले ही लगा हुआ है, तो ये जो आपने इतने मंसूबे लगाए हुए हैं, ये मैंने देख रहा था इनका एक टाइम फ्रेम है कि इन्होंने कब रिटायर होना है। उस वक्त तक ये कॉस्ट तो आपको पड़ती रहेगी। डिमांड बेशक ग्रिड के ऊपर लोगों का इन्हिसार कम होगा, लेकिन वो कॉस्ट तो आपको रिकवर करनी पड़ेगी अपने कंज्यूमर से ही, और कंज्यूमर ना चाहते हुए भी उसको वो बिल अदा करना पड़ेगा किसी भी मद में। मुनीब भाई, आप शहबाज साहब की इस हुकूमत की ये तो मेहरबानी करके रिकग्नाइज करें कि हमने इन 2 सालों में 8000 मेगावाट मजीद मंसूबे खरीदने जा रहे थे, और वो कमिटेड प्लांट्स थे रेगुलेटर के मुताबिक। उनको इस वजारत ने बैठ के असेस करके उन 8000 मेगावाट्स को खुदाफिज का है, नो मोर, हमें नहीं चाहिए। आइंदा हमने बिजली की खरीदारी को हुकूमत के लिए ममनू करार दे दिया है। अच्छा। कंपेटिटिव मार्केट्स अनाउंस कर दी हैं, जिसका पहला ऑक्शन 2-3 महीने में होने जा रहा है। तो आइंदा तो आप इस खरीदारी के जंजाल में से निकल चुके हैं, और इस हुकूमत ने आपको इस मुल्क को निकाल चुके हैं। अब दूसरी बात यह है कि सर प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करें आप और आपके व्यूअर्स और हम सब, कि सोलर और बैटरी जो है वो ऑफ ग्रिड जाने का आंसर नहीं है सिर्फ, उसके बावजूद आपको ग्रिड की पावर जरूरत होगी। इंडस्ट्री तो ऑफ ग्रिड जा ही नहीं सकती। बिल्कुल, वो जरूर कुछ हिस्सा अपनी कंजम्पशन का, जब आप सोलर की बिजली नहीं होती दिन के वक्त के बाद, तब क्या होता है, ग्रिड होता है ना। अब मैं उन प्लांट्स को दिन की बिजली की मांग की वजह से रात के लिए भी बंद कर दूं उन प्लांट्स को, तो रात को बिजली कहां से आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो आईपीपीज की खबरें मुख्तलिफ, एक तो हर एक माशाल्लाह एक्सपर्ट है, जो मर्जी बोल देता है जी, ट्विटर के ऊपर एक कर देता है। एक ने साहब ने कहा कि 2027 के अंदर सारे आईपीपीज का टाइम खत्म हो रहा है। रॉन्ग फैक्ट, वो फैक्चुअली गलत है। आईपीपीज जिस तरह रिटायर होते जाएंगे, उनको सिस्टम में अगर जरूरत नहीं होगी, अगर वो सस्ते नहीं होंगे, अगर वो बिजली को महंगा कर रहे होंगे, अगर उनकी टेक्निकल जरूरत नहीं होगी, जब उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते जाएंगे, तो हमने तो अर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर 7-8 हज़ार मेगावाट रिटायर किए हैं पिछले 2 सालों में, तमाम जो जी फर्नेस ऑयल के प्लांट्स थे। तो उन आईपीपीज को रख के हमने क्या उसका अचार तो नहीं बना सकते ना सर, हम क्यों बनाएंगे खुदा ना खास्ता, बिल्कुल ठीक, और क्यों नुकसान करेंगे। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सरदार अवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो सवाल आपके जहनों में हैं, जो मेरे जहन में थे, हमने लगारी साहब के सामने रखे, और कुछ जो अच्छी खबरें हैं वो भी उनसे सुनने को मिली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जनाब सईद काजी साहब, सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान के किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरी खैर हो, आज मैं 2 इनकलाबियों के बीच में फंसा हूँ, बस आप दुआ ये कीजिएगा खैर व आफियत से मैं प्रोग्राम मुकम्मल कर पाऊँ। उनके इफ्तिखार साहब आज बड़े जारहाना मूड के अंदर। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा, अभी आपने आफिदी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो आपको लगता है कि प्रेशर में है या क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं जिन्होंने पैसा खाया हुआ है, मैं हमसे पहले मैं उनके भी हलक से निकालूंगा, और मुझे लग रहा है कि वो कहे आज उन्होंने बहुत सी बातें और भी की हैं। उन्होंने कहा बहुत से लोग मेरे खिलाफ लगे हुए हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आपको लगता है कोई प्रेशर है उनके ऊपर पार्टी का? क्या नजर आया आपको? पार्टी का प्रेशर तो नहीं, मुझे लगता है उन पे उनके ज़मीर का प्रेशर है। अच्छा, वो मेरी तरह एक सियासी वर्कर था, जिस तरह मैं एक ज़माने में सियासी वर्कर था और बहुत इनकलाबी ख्वाहिशात रखता था। अभी भी इक़्तिदार में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो इक़्तिदार में भी आ गया। मेरा ख्याल ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी, बिल्कुल ऐसे ही इक़्तिदार में भी आ गया, और एक ऐसी पार्टी उसके साथ है जो बकौल उसके 80% पाकिस्तान के अवाम उसके लिए दीवानावार पागलों की तरह दिन रात साथ खड़े हैं। ये उसकी खुशकिस्मती। और ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आता, इसकी 3 फिक्रें मुझे समझ नहीं आए। मैंने बड़े और छोटे मगरमच्छों के लिए करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। क्या सुहेल अफरीदी साहब जो कहते हैं कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे तब्दीली का कोई खौफ नहीं है, क्या वो बताना पसंद करेंगे कि ये जो मगरमच्छ थे, इनकी 10 बड़े मगरमच्छों के नाम जो KPK में हैं, उनको पब्लिक करना पसंद करेंगे? अच्छा, आप समझते हैं उन्हें करना चाहिए? नहीं, देखें, हाँ, मतलब अगर कह रहे हैं तो करना चाहिए। नहीं, सिर्फ ये नहीं कह रहे, मैं इसको इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ कि मुझे दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती, मैं किसी से डरता नहीं। ऑलराइट, जब ये इतने उनकी कमिटमेंट है, तो
ये जो मगरमच्छों के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, किन किन मगरमच्छों के दरवाजे बंद किए गए, क्योंकि 14 साल से तो आप वहाँ पे हैं। ठीक है, तो आइए फिर एक ऐसे सियासत का आगाज़ करें जो इंतहाई सच पर मबनी हो, अच्छा, जिसमें लोगों को एक्सपोज किया जाए और उनको बारगेन करने का मौका ना दिया जाए। आप ही के इलाके में एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल हुआ जी, और खरबों रुपए तक पहुंच गया, क्या हुआ? उसकी कोठियां देखें और उसकी कोठी पे जाके जो लोग खाना खाते हैं, जो उसकी दावतें जो खाते हैं, उनको भी देखें। आप कहते हैं नाम लेना चाहिए। बिल्कुल, ये गुमगुनी। और फिर अगली बात है, उन्होंने मुझसे पहले जो कुछ कमाया ठीक है, मैं उनके हलक से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली लिस्ट तो वो दें मगरमच्छों की, और फिर जो तस्लीम आप कर रहे हैं कि 14 साल में वहाँ पे कमाया गया सियासत की आड़ में, इक़्तिदार की वजह से, अख्तियारात की वजह से, आवाम के पैसों पे जो लूट मार की गई, आप खुद तस्लीम कर रहे हैं स्टेटमेंट में, उनकी भी लिस्ट जारी कर दें बस। अच्छा, एक्शन करें या ना करें, लिस्ट जारी करें। पहली बात तो ये है, ठीक, क्योंकि आपको तब्दीली का खौफ नहीं है, आपको दुनिया की ताकत खरीद नहीं सकती तो है। आप कहते हैं नाम बताए ना काजी साहब, अगर चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे को खरीद नहीं सकता, और वो ये कह रहे हैं कि मैं हलक से निकालूंगा और ये सब कुछ, आपके नज़दीक वो इस वक्त उन पे गवर्नेंस का प्रेशर है, या उनको जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे हैं नाम लेने चाहिए, तो फिर तो ये भी डिमांड होगी कि जी बाकी जो पाकिस्तान के अंदर दीगर हुकूमतें हैं उनको भी फिर बताना चाहिए कि नहीं, अगर अगर बकाया सूबों के चीफ मिनिस्टर इसी किस्म के खूबसूरत बयान दें तो यही मेरा मुतालबा उनसे भी होगा। अच्छा जी, काजी साहब देखिए, पहली तो मैं ये एक बात अर्ज कर दूं, एक बड़े बुजुर्ग हैं जो हाईगेट सिमेट्री में दफन है, उन्होंने कहा था कि मेहनत कश का कोई वतन नहीं होता। जिस तरह मेहनत कश का कोई वतन नहीं होता, इस तरह लुटेरों का कोई वतन नहीं होता, कोई नेशनैलिटी नहीं होती। वो लुटेरे होते हैं, वो पंजाब के हों, वो सिंध के हों, वो इधर के हों। और ये ठीक कहा है मेरे बड़े भाई इफ्तिखार भाई ने कि उनके नाम लो, मगर बात ये है कि हमारी पसंद के लुटेरे हैं, हमारी पसंद के जालिम है, हमारी पसंद के मजलूम है। वहाँ लूट मार हुई, बेशुमार केसेस हुए, वो सीएम साहब जो थे पीटीआई के, देख लिया। ये चीनी का स्कैंडल आया तो यहाँ पे रिपोर्ट सुप्रीम हाई को अपना असेंबली में दी गई, मौसम की वजह से चीनी जो है, हालांकि वारदात की पहले बाहर भेज दी, फिर अंदर आ गई। फिर मुझे मेरा अफरीदी भाई ये बताए कि ये जो बिजली के ब्लैकी हैं 2 नंबर, ये कौन है, इनकी क्या रिश्तेदारी है? ये कोई इनमें कोई पश्तून नहीं है, कोई बलोच नहीं है, ये डकैत हैं और ये वारदाती हैं। पंजाब में भी हैं, पश्तूनख्वा में भी हैं, सिंध में भी हैं, और यही हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। और लो ना नाम यार, मैं कल पिछली दफा आपके प्रोग्राम में आया, वो एडी थकी गवर्नमेंट बैठी है, कख नहीं कर सके, सारा इलेक्टरल आपका मैंडेट चोरी हुआ, सब कुछ हुआ, मूवमेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि तुमने नजरियात को जलावतन कर दिया। काजी साहब एक बात है ना सर, इस वक्त जो चले हम, क्योंकि अफरीदी साहब ने बात की है ना, उनके सूबे की आवाम तो वो तो खुद कहते हैं मुझे तो मैंडेट मिला है इमरान खान साहब को रिहा करवाने का। उनके तो वज़ीर इत्तलात भी ये कहते हैं कि हमारा प्रायोरिटी इमरान खान साहब की रिहाई है। तो वहाँ तो कोई नहीं कह रहा कि पूरा करप्शन हुई है, कोई नहीं, उनका अवाम में भी कोई नहीं कह रहा। वो कहते हैं तीसरी दफ़ा हुकूमत ऐसे थोड़ी आ गई है हमारी, हमने अवाम को डिलीवर करके दिया इसीलिए आई है। तो भाई किनके बारे में बात कर रहे हैं? मगरमच्छों के बारे में? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? ये अगर इजाजत दें जी काजी साहब, इजाजत दें तो मैं दुनिया से मिसाल देता हूँ। 2001 की बात है, कू हुआ वेनेजुएला में, और एक फराडिया पकड़ के लाए CIA का मुलाजिम कि जहाँ हलफ उठा रहा था, उसे बताया गया कि मीरा फ्लोरेंस माइल वेनेजुएला में 10 लाख बंदे ने घेर लिया है। यहाँ आपको इंसाफ अदालतें देती हैं? यहाँ पे ये प्लाट पे कब्जे की लड़ाई है या ये सियासत हो रही है? अदालतें कहाँ खड़ी हैं? व्हाट वाज 26th अमेंडमेंट? ये है अवाम से टोटल डिस्कनेक्ट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मूवमेंट में क्या, मुझे बताएं, क्या पीटीआई मूवमेंट नहीं बना सकती थी अगर वो बिजली का इशू लेके आती? अगर कश्मीर के लोग बना के 3 रुपए का यूनिट ले सकते हैं तो बाकी नहीं ले सकते? इफ्तिखार साहब, ये जो बात है कि पीटीआई मूवमेंट नहीं बना सकी और आज अफरीदी साहब को ऐसी बातें करें कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, क्या नाअहली इनकी ज्यादा यानी पीटीआई की, या हुकूमत बहुत तगड़ी और वो कहते नहीं हमें जबर का निज़ाम है, इसमें हिलने नहीं देता? जबर का निज़ाम ये है ना कि गिरफ्तारियां होती हैं, कॉल इनके लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, डंडे सोटी भी पड़ते हैं। ठीक है, सही मान लेता हूँ। अगर सर ये अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छी गलियां बनाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि जितना बड़ा
चांस इस सूबे के पास है ना, इसको टूरिज़्म का हब बनाने का इस इलाके में किसी भी सूबे के पास नहीं है। तो क्या इन्होंने ऐसे इक़दाम जब किए या करने की कोशिश की तो अगवा कर लिए गए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको जेलों में भेज दिया गया? क्या इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि ये अपना झील सैफुल मुल्क की सड़क बना रहे थे? इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि ये मऊढन को इम्प्रूव कर रहे थे? क्या इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि मानशेरे के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने मुकामात हैं सियाई उनको बेहतर कर रहे थे? क्या इसलिए इनके घरों पर छापे मारे गए और गिरफ्तारियाँ की गई कि ये जो गलियात का जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसमें बेटी ला रहे थे? क्या इसलिए इनके ऊपर छापे मारे गए कि ये पेशावर शहर के गिर्द जो पहाड़ हैं उन पे नई प्लांटेशन करवा रहे थे? ऐसी बातें ना करें। मैं बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम खा किसी भी हुकूमत के हों उसकी हमायत नहीं कर सकता, लेकिन सवाल इनसे ये है कि इसका क्या जवाब देंगे? 14 साल से कोई सी ऐसी चीज़ इस सूबे में हुई जो दूसरे सूबों में नहीं हो सकी। एक सूबा और भी है, उस सूबे से कंपैरिजन करते कि ये देखें वो काम वो नहीं कर सकते, हमने कर दिया। मैं ये बात कहता हूँ, मेरा सवाल इनसे यही है। और फिर मैं जब ये खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के 80% लोग इनके साथ हैं, फिर पावर भी इनके पास वैसे है। आपस की बात है इफ्तिखार साहब, अभी मैं कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता है काफ़ी बड़े अरसे बाद वो उनकी कुछ स्टेटमेंट आती है वीडियो पे, उन्होंने कहा जी ये सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ इतने साल से इनकी हुकूमत है, कौन सा काम वहाँ पर हो रहा है? तो यानी कि वो ये इसीलिए कह रहे हैं ना कि उनकी हुकूमत का या उनकी साहबजादी का जहाँ वो वज़ीर आला हैं उस सूबे में बहुत काम हो रहा है, और वो कहते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये चीज़ तो मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली वो कहते हैं हमारा सेलिंग पॉइंट है ये। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि उन पर दबाव है और गिरफ्तारियाँ होती हैं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। किसी को घर से, बट आप जो बात करें कि परफॉर्मेंस करने से तो आपको कोई नहीं रोकता। यस हाँ, और वो परफॉर्मेंस करने के मौके भी हैं, पैसा भी है, फंड भी हैं। उनके जो फंड वो डिमांड कर रहे हैं बिजली वाले, मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ कि हाँ अगर वफाक ने उनको बिजली के को पैसे देने तो दे। जो वफाक में शामिल किया गया फाटा का इलाका, जो कमिटमेंट की गई वो पूरी करे। अगर वो पूरी नहीं करते तो उसमें बात करें, हमारे साथ आके हमें कन्विंस करें, हमें एजुकेट करें, ताकि हम इस मामले में उनकी मदद करें। लेकिन इस किस्म के बयान जारी करने के मेरी समझ से बाहर है कि जी हमारे पे बहुत जुल्म हो रहा है, हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। मैं इसको नहीं मानता, बिल्कुल मैं इसको नहीं मानता। काम करने से कोई किसी को नहीं, लेकिन मूवमेंट की बात जो काजी साहब ने की वो तो बात की थी कि मूवमेंट अगर ये नहीं चला सके तो ये इनकी नाअहली है, हुकूमत की उसमें कारीगरी कोई नहीं है। बिल्कुल मैं काजी से इत्तेफाक करता हूँ, मैं काजी से इत्तेफाक करता हूँ। उसकी तमाम इनकलाबी गुफ्तगू जो उसने अभी तक फरमाई है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, तमाम से। चीनी के मामले में भी मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, मैं IPP के मामले में भी उससे इत्तेफाक करता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है मेरे दोस्त कि ये जो गुफ्तगू है, एक आदमी इतना दयानतदार नौजवान यंग लड़का जो वहाँ की स्टूडेंट फेडरेशन का सरबराह रहा, उसको ताकत भी अल्लाह ने दी है, तो मगरमच्छों का नाम बता दे और हलक से निकलवाने वालों का नाम बता दे, एक लिस्ट छपवा दे। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, ये बात काजी साहब कम से कम जो इस वक्त हुकूमतों का एक मवाजना सही है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पंजाब के अंदर तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि भाई ये सूबा है, यहाँ 2013 से एक हुकूमत है और अभी तक चली आ रही है, वहाँ कौन से अवाम के लिए क्या किया है उन्होंने, वेरएज उनके लिए शोकेस करने के लिए पंजाब के अंदर वो उनका सूबा है, यानी कि उनकी जहाँ उनकी साहबजादी की अब हुकूमत है, पहले उनकी भाई की हुकूमत थी कुछ अर्सा, उनके भाई भी वज़ीर आला रहे 3 दफ़ा, वो उस बात को शोकेस। मैं एक बात काजी साहब से पहले जी, काजी आप भी देखते हो कि दरियाओं को क्रॉस करने के लिए एक तार है और तार पे लोग ट्रॉली के साथ जाते हैं, जनाजे भी ले जाते हैं, शादियां भी ले जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो क्या 14 साल में उन मुकामात की निशानदेही करके वहाँ पे कोई बेहतरी के इम्कानात लाए जा सकते थे या नहीं लाए जा सकते थे? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जी काजी साहब, योर कॉल सर। देखिए बात यह है कि कोई जो KPK है ये स्विट्जरलैंड में नहीं है, एक ही ठेकेदारी निज़ाम के तहत है। और ये बात मैं पहले इफ्तिखार साहब की एंडोर्स कर दूं कि इनके साथ ज्यादती भी हुई है, वो काजी फाइज ईसा ने भी की है, उसको हम एंडोर्स नहीं करते जिस तरह ये एंडोर्स नहीं करते। अब आ जाते हैं सिस्टम पे। भाई सिस्टम तो वही है, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब 81 से बैठे हुए हैं और $130 बिलियन का कर्जा मैंने लादा है।
आज ये कहता है दुबई ने पैसे मांग लेने, चलो और सऊदी अरब को मांग लेने। हु क्रिएटेड दिस इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर अस? हु रिमेन्ड एट द हेम ऑफ अफेयर्स? ज़िया-उल हक के साथ से शुरू हुए हैं ये 3 साल। ये ठीक है 14 साल इनकी हुकूमत रही यहाँ, और वैसे 3.5 साल इनकी वहाँ रही, और ये इतने ही नालायक लोग थे इनके साथ जो इतने थे, यानी हफीज शेख को इन्होंने भी अपना वजीर खजाना रख लिया, यानी हद ये है। तो मैं देखिए, हम डिस्टिंक्शन ना करें। बात ये है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जो ज़राए पैदावार पर काबिज है, दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। एक ऐसा मुल्क जिसमें 5 मौसम है, दुनिया का खूबसूरत तरीन लैंडस्केप है, सहरा है, दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ियां हैं, जमीन लदी हुई है मादनियात से और फराडियों और धोखेबाजों और तुम्हें ठेकेदारी से और किक बैकों से फुर्सत नहीं मिली। इस मुल्क को आज कहाँ लेके आ गए हो हम एक, यानी आप अगर अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे निकालें तो इस मुल्क ये इतना मिनरल रिच मुल्क है कि नाम रहे अल्लाह का, इंडस्ट्रियलिस्ट है और नाड़े और जो है बनियाने बनाने वालों। मुझे बताओ, यानी अब इंडिया जो है वो जैगवार जो है, और इंडिया में सुने 3 रुपए का यूनिट दे रहा है वो। 3 रुपए का यूनिट अगर पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट में तो 8-9 रुपए का है, और यहाँ आके हमारा जो वजीर पर पानी और बिजली है हमें डांट रहे होते हैं, आंखों से शोले निकल रहे। रोज कोई दिन गुजरता है कि जब ये रूलिंग अशराफिया अवाम के लिविंग स्टैंडर्ड्स पर हमला नहीं करती, और फिर हमें कहते हैं तुम जाहिल हो, असी बड़े पढ़े लिखे हैं। तो ये है काजी साहब, अगर जान की ईमान पाऊँ तो, क्योंकि बात हम सुहेल अफरीदी के खिताब के हवाले से कर रहे हैं, तो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का। उस अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में जिन ज़ेरे ज़मीन ज़खायर का तस्करा किया गया है, उसकी सबसे ज़्यादा भारी जो नंबर्स हैं इधर दे आर इन KPK के और इन बलूचिस्तान। तो KPK में तो एक अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, ईमानदार लोगों की, सर वो प्लीज लेट मी, फेडरल सब्जेक्ट है। अच्छा, वो फेडरल सब्जेक्ट है, तो उसको जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट पे जो ठेके चल रहे हैं, जो इसका वहाँ पे मिनरल का डेवलपमेंट का अदारा है सूबाई, वो किसके कहने पे चल रहा है? उसने ठेके किसको दिए हैं, कैसे दिए गए हैं? देखिए, बात करें हम सुहेल अफरीदी के खिताब के फरोशान वतन हर जगह है। बड़ा ठीक है, फिर सही है। वो बात काजी साहब ने, खैर वो उसको हम कंक्लूड हमें करना पड़ेगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब सईद काजी साहब का और जनाब साहब का। मेरे ख्याल में जो कंसेंसस अचीव होता है वो ये कि जैसे काजी साहब ने कहा ना, सारे एक को जाए, तो वो हर एक के इंटरेस्ट अपनी जगह है। लेकिन जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट है, बहुत ही सब कुछ है, तो जिनका जिक्र अफरीदी साहब ने फरमाया है एटलीस्ट उनके नाम बता दें, और उन्होंने अगर कहा है हमसे पहले तो फिर बताएं किस किस ने क्या किया है। क्योंकि जो सबसे बड़ा स्कैंडल है रिसेंट पास्ट में, जिसको नैब ने अनअर्थ किया और उस पर बड़ी बड़ी प्ली बारगेन भी हो रही हैं, वो तो कोहिस्तान से आया, खैबर पख्तूनख्वा से आया। उसके पीछे कौन था, क्या था, ये बातें हुकूमत को भी बतानी चाहिए। ये प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा।